तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग देखेंगे इतिहास का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भारत में कंपनी राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ था और कैसे कैसे वो लोग जो है हमारे मातृभूमि को अपने कब्जे में ले लिए थे। ठीक है ना। तो ये आपका क्लास 8 का इतिहास है, जिसमें बहुत ही बारीकी से आप लोग समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमारा देश जो है अंग्रेज़ों का गुलाम बनता चला गया था। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसे हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा सब्र करिए। ठीक है, अब देखिए चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, तो थोड़ा सा ठीक है, हाँ ओके हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है कि जिस समय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर ये अंग्रेज अपने साम्राज्य का क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा भारत मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि क्या कहना चाहता है ये लाइन। लिखा कि जिस समय ये जो अंग्रेज़ थे, मतलब अंग्रेज़ जो उत्तर पूर्वी का मतलब समझिए पहले आप, उत्तर पूर्वी क्या होता है। जिसे इस प्रकार मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ ये लाइन है, तो ये मान लीजिए पूरब है, ये पश्चिम आपका, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी का मतलब यहाँ इस क्षेत्र में, ठीक है, इधर के एरिया में। तो समझ लीजिए कि जब ये दक्षिण जो अंग्रेज़ थे इधर उत्तर में, ठीक है, उत्तर पूर्वी साइड में इधर अपना वो विस्तार कर रहे थे, इधर वो धीरे धीरे भारतीय राज्यों को लूट रहे थे। ठीक है ना। तो इधर भारतीय राज्यों को किसी ना किसी तरीके से उसे अपने कब्जे में ले रहे थे। तो इधर जो दक्षिण का एरिया था, इधर जो मराठा साम्राज्य था, जो मैसूर थे और जो हैदराबाद था, उधर के जो इलाके थे धीरे धीरे इधर के जो राजा थे आपस में लड़ रहे थे। ठीक है। तो जब आपस में लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते क्या कर रहे थे कि लड़ते लड़ते जो है ना आपस में लड़ रहे थे, तो कोई कोई राजा क्या होता था, उसमें से कमज़ोर होता था। जो कमज़ोर राजा होता था वो अंग्रेज़ों से क्या होता लेता था, हेल्प मांगता था। ठीक है ना। तो उसके बदले जीत के पश्चात क्या होता था, कुछ जो राज्य का मतलब जो जीता हुआ राज्य होता था उसका, वो इन अंग्रेज़ों को देता था। इस प्रकार धीरे धीरे क्या होता था कि हमारी जो मातृभूमि है धीरे धीरे इनके कब्जे में आ जाती थी। ठीक है। तो वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक मैं बातें समझा दिया कि विस्तार कर रहे थे, उसी समय मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देश के शासक प्रायः अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत थे। जो देश के क्या कहते हैं कि जो राजा सब थे वो अपने सीमा कहने का मतलब अपने राज्य का जिस सीमा है उसे बढ़ाना चाहते थे, मतलब अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ठीक है ना। जो राजा या शासक अपने आप को कमज़ोर समझते थे वे अंग्रेज़ों का शरण ले लेते थे, मतलब अंग्रेज़ों के शरण में जाते थे। जो शासक अंग्रेज़ों से मदद मांगने के लिए जाते उन्हें अंग्रेज़ सैनिक मदद देते थे। अंग्रेज़ बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग या अन्य रियायतें लेते। भारतीय शासक अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए थे, मतलब जो जितना वो मांगते थे, मतलब वो अंग्रेज़ जितना मांगते थे उतना इन्हें देना पड़ता था। उतने पे डील होती थी कि मतलब आप इतना जीतोगे, उसमें से कुछ भाग हमें क्या करोगे, मदद के तौर पर आप हमें दोगे। ठीक है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मातृभूमि हमारी उनके कब्जे में चली जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी भारत के अधिकांश हिस्सों पर राज्य करने लगे थे। यहाँ पर देख लीजिए बड़ी बातें लिखी हैं, जो 1764 ईस्वी से, ठीक है, 1856 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर राज्य करने लगे थे सब अंग्रेज 90 वर्षों में। ठीक है। तो यहाँ कुछ बातें लिखा, सोचिए और बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत व्यापार करने आई थी, और
कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज्य अधिकार बढ़ा सकी। तो आप लोग जानते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने यहाँ पर तो आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे अपने आप को बढ़ा रही है आप यहाँ देख रहे हैं। वो राजाओं की, कमज़ोर राजाओं का लाभ उठा रही है, उनसे लड़ करके अपने राज्य को बढ़ा रही है, ठीक है, और एक दूसरे में लड़ाइयाँ करवा रही है, उससे अपने राज्य को बढ़ा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, वहाँ से आप समझ जाएंगे। देखिए लिखा है कि अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे बेलजली की संधि यहाँ पर हो गई, डलहौजी की विलय नीति हो गई, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को उन्होंने हड़प लिया और युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेने लगे। बहुत से राजाओं को उन्होंने हराया और उनसे लाखों रुपए वार्षिक रूप में लेते थे। वह सबसे बड़ी बात और है, फूट डालो राज करो जैसी नीतियां अपनाई थी। तो के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज में मिलाया। तो ये सारी कारनामे ये अंग्रेज़ जो हैं किए, जिससे हमारे देश में वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि उन्होंने कैसे हमारे देश को गुलाम बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं। देखिए मैसूर के बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात, जब विजयनगर साम्राज्य जो था उसका जब पतन हो गया, उसके पश्चात ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता बनाए रखा। मतलब मैसूर राज्य धीरे धीरे अपने आप को वर्चस्व में लाया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। एकदम साधारण अधिकारी के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। देख रहे हैं, धीरे धीरे ये जो हैदर अली था धीरे धीरे क्या कर गया, उच्च पदों तक पहुंच गया। और 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, ठीक है, बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। देख रहे हैं ना कैसे कैसे कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को आप समझिए। कलर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट ले लेता हूँ, 4 ही कलर दिख रहे हैं, ठीक है, ये लगता है अच्छा लग रहा है, चलिए इसे यूज करते हैं। इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर, जब हैदर अली ने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क करिएगा इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मार्क करिएगा, ये जो मालाबार वाली बात है, ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस समय जो रेलवे क्वेश्चन बना रहा है ना, वो एक एक लाइन को ध्यान दे के बनाई जा रही है वहाँ पर। तो मालाबार की जब जीत से यही पूछा जाएगा कि किसकी जीत से जो हैदर अली की सत्ता जो है समुद्र तट तक विस्तारित हो गई थी, तो मालाबार की जीत से, ठीक है, हाँ, तो विस्तार हो गया। इससे अंग्रेज़ों का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी था, ठीक है। अतः 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर एवं अंग्रेज़ों में निम्नलिखित 4 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध यहाँ पर हो गए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 युद्ध कौन कौन से हुए देखिए। पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। देख रहे हैं, हैदर अली को जो आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन्होंने, अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठा और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, यानी इन तीनों को एक किया, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लाइन को बढ़िया से पढ़ते हैं। एक मैं इसे इरेज करता हूँ फिर से। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम,
मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। इन सब के मतलब इन सब को मिला करके अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र रचा था। किसके विरुद्ध? हैदर अली के विरुद्ध, ठीक है, हैदर अली के विरुद्ध। लेकिन उससे विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर, किसको? मराठों को उन्होंने धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता। अब यहाँ पर एक बात क्लियर होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात आप क्लियर नहीं हुई होगी। मराठों को धन देकर, कौन मराठों को धन दिया? मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर, कौन दिया? ये हैदर अली दिया। कौन दिया? हैदर अली। हैदर अली ने कहा कि मराठों को कुछ दे दिया और निजाम को अपना मतलब प्रलोभन दे करके अपनी तरफ मिला लिया, जिससे वो युद्ध नहीं हो पाया। अंग्रेज़ों का जो लक्ष्य था करना, वो कार्य वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिला लिया। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्षों तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास, चेन्नई को घेर लिया। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया। देख रहे हैं, जो जीते हुए प्रदेश थे एक दूसरे को क्या कर दिया गया? लौटा गया। एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया। मतलब ये जो संधि हुई उसमें यही कहा गया कि एक दूसरे का मतलब लौटा दिया गया एक बार। फिर उसके बाद कहा गया कि मतलब सहायता करने का भी एक दूसरे को इन्होंने वचन दे दिया था इस संधि में, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ये बातें हुई थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। और यहाँ पर ये फिगर है, धुंधला सा फिगर है, आपको दिख तो नहीं रहा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ सेट हो गया, ओके। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी के बीच में, ठीक है। अब इसे देखते हैं। 1771, थोड़ा सा नीचे, 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। देख रहे हैं, 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, ये मराठा लोग। परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली एवं अंग्रेज़ों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। देख रहे हैं यहाँ पर संधि क्या हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कि अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच संधि यही हुई थी कि अगर इनके बीच लड़ाइयाँ मतलब इनको कोई क्षति पहुँचाएगा तो ये दोनों एक दूसरे एकजुट हो जाएंगे। हैदर अली और अंग्रेज़ एक के बीच संधि यही हुई थी कि ये दोनों के ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो ये दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन हैदर अली के ऊपर यहाँ पर ये मराठा लोग आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज मदद नहीं किया। समझ रहे हैं ना? ठीक है। इससे हैदर अली ने यहाँ पर कुछ लिखा है जो बिल्कुल ही अनक्लियर है, ठीक है। तो इसे हम अभी दूसरे साइड बुक से देख करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा कि इससे हैदर अली ने निज़ाम और मराठों, ठीक है, निज़ाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या बनाया? संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया, ठीक है, कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर आरकाट जीत लिया। कर्नल बेली, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नाम आ रहा है, ठीक है। कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर आरकाट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेज़ों ने निज़ाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। इसी बीच अंग्रेज़ों ने निज़ाम तथा मराठों को हैदर अली से क्या कर दिया? अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 ईस्वी में वह पराजित हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1781 में पराजित हुआ
और 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया। ठीक है ना, 1781 में वो पराजित हुआ हैदर अली, लेकिन 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया। 6 दिसंबर 1782 को ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। इस डेटा पर भी ध्यान दीजिएगा। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तराधिकार मतलब उत्तरदायित्व संभाला। कौन? टीपू सुल्तान ने। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों में 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हो गई। इस संधियों पे ध्यान दीजिएगा। मंगलौर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप आराम से पूरा एकदम। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, इन डेटा पे भी ध्यान दीजिएगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792। तो अंग्रेज़ों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 में हुआ। ठीक है ना, 1790 में टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। जो टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराज ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोट तथा क्रागानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। देख रहे हैं यहाँ पर कि अंग्रेज़ों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा जो टकराव 1790 में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था कि कोचीन रियासत मेरे में है। त्रावणकोर के महाराज डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोट तथा क्रागानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था। मतलब ये जो महाराज हैं त्रावणकोर के, इन्होंने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोट था और जो क्रागानूर था, ये लेने की कोशिश की डचों से। ठीक है ना, डचों की सहायता से इन्होंने लेने की कोशिश की। तो जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण कर दिया। जो अंग्रेज़ थे वो त्रावणकोर की तरफ थे। ठीक है ना, त्रावणकोर के राजा की तरफ थे, तो उन्होंने टीपू पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी सेना बेल्लौर तथा अंबूर से होती हुई बंगलौर तक पहुंच गई। जो अंग्रेजी सेना थी बेल्लौर से अंबूर से होती हुई बंगलौर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। अंग्रेज़ों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया। देख रहे हैं, जीतते हुए जा रहे हैं अंग्रेज, जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे तथा मराठा तथा निजाम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने फिर पुनः श्रीरंगपट्टनम की चढ़ाई की। देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। टीपू बहुत मेहनत कर रहा है। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली उसने। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तक तथा उनके साथियों को देना पड़ा। देख रहे हैं, आधा राज्य देना पड़ रहा है, दे दिया। मतलब इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई। देख रहे, बहुत क्षति हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत क्षति हो गई। उसने आधा राज्य दे दिया, अच्छे रियासतें दे दी उन्होंने, और 3 करोड़ और रुपया उसको देना पड़ा। वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया। खत्म था उसका राज्य। अब देखो चतुर्थ युद्ध में, देखो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लास्ट वाला युद्ध 1799। 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया। बहुत प्यारी लाइन, बहुत ही प्यारी लाइन यहाँ पर है। 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया, जो साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था।
लॉर्ड वेलेजली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई और उनकी यह योजना सहायक संधि कही जाती है। जो इसने योजना बनाई, जिस योजना से वो इन राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, उस संधि को क्या कहते हैं? सहायक संधि कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर आपको बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं और मैं एक एक बातें को समझाते हुए आपके कानों तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, सहायक संधि, यहाँ पर रेजिडेंट राज्य का भ्रमण करते हुए वहाँ पर आप देखे होंगे, और यहाँ पर सहायक संधि है। ठीक है, समझते हैं सहायक संधि क्या है। सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं। देख रहे हैं, सहायक जो संधियां बनाई उसने, लॉर्ड वेलेजली ने, वो क्या था? उन्होंने उसके दबाव डाला उन्होंने देसी राजाओं पर कि वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ जाएं, और उसके बदले वे अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेगा। देख रहे क्या कह रहे हैं सब अंग्रेज सब कह रहे हैं यही कि भैया आप लोग जो है राजपाट हमको दे दीजिए और आपको हम क्या करेंगे? सुरक्षा देंगे, आप हमारे अधीन हो जाइए, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। ऐसा कह रहे हैं लोग। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। देख रहा, आधिपत्य, आगे समझते हैं। इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। देख रहे ना कि अपने खर्चे पर आप इनकी सेना को रखेंगे, अंग्रेजी सेना को। खर्च वहन ना कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। खर्च अगर आप वहन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने राज्य का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। यही तो उनकी नीति है कि धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य लेते उनको पूरा मतलब हमारा देश ही मिल जाएगा। ये नीति उनकी है। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार ही नहीं था। युद्ध भी नहीं कर सकते वो राजा बिना इनसे पूछे। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था। रेजिडेंट भी कंपनी का रखना पड़ता था जो राज्य पर निगरानी रखता था। ये सब भी उन्हें करना पड़ता था। देख रहे हैं ना। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा कर लिया इस नीति से। अब ध्यान दीजिएगा वेलेजली के बारे में। वेलेजली ने यह निश्चय किया कि टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देखो क्या कह रहे हैं कि टीपू क्या करने वाला है कि ये निजाम तथा मराठों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। ये उसने उसके ऊपर दोष लगा दिया। ठीक है, हाँ, षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। इतना तो उसके लिए पर्याप्त था। अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया और मई 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया और मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। देख रहे हो वेलेजली ने कैसी चाल चली। ऐसे चाल चलते चलते उसने इतना मतलब कार्य कर दिया। अब आगे आपका आने वाला है, यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता और साहस का आत्म अभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेजली की सहायक संधि निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। देखिए उसकी लाइन को ध्यान दीजिए टीपू सुल्तान की। उसने क्या बोला है यहाँ पर कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, एक दिन जीना बेहतर है,
लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। इस युक्ति का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टनम के द्वारा लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया कि गुलाम बन के नहीं रहना, ठीक है। इसलिए मराठों से संघर्ष, अब मराठों से किस प्रकार से संघर्ष होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वीडियो का लेक्चर काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, तो जिसे हम लोग अब कल ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहे हों तो लाइक्स और कमेंट ज़रूर करिएगा और लेक्चर को अच्छे से तरीके से सुनिए, और ठीक है, ये आपके एग्ज़ामिनेशन मतलब हिस्ट्री के एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।